अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। पीछे हमने पढ़ा था, आज हम उसी टॉपिक का अगला पार्ट देखने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहते हैं। ये जो लफ्ज़ सैकराइड है ये ग्रीक वर्ड सैक्रोन से निकला है, जिसका मतलब होता है शुगर। तो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये शुगर कैरेक्टर के होते हैं या स्वीट इन नेचर होते हैं। तो इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड भी कहते हैं या शुगर्स भी कहते हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप्स के अंदर या 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहली क्लास का नाम है मोनोसैकराइड, दूसरी का है ओलिगोसैकराइड और तीसरी क्लास का नाम है पॉलीसैकराइड। अब हम मोनोसैकराइड वाली जो पहली क्लास है इसके कैरेक्टर और इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट की पहली क्लास या पहला ग्रुप है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होंगे जो सिंगल यूनिट होंगे, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे। तो हम इसलिए कहते हैं कि दे आर सिंपल शुगर एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी कि ये टूटेंगी नहीं। एक को तकसीम करना ही नामुमकिन है, तो ये तो सिंगल यूनिट है, ये मजीद सिंपल शुगर के अंदर नहीं टूट सकते, बस ये सिंपल है। उसके बाद है कि दे आर स्वीट इन टेस्ट, इनका जायका मीठा होता है। तीसरा करैक्टर है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में अगर हल करें तो आसानी हल हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट करैक्टर है वो ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी फ्रॉम 3 to 7, कि इनमें कार्बन एटम की तादाद कम से कम 3 होगी और ज्यादा से ज्यादा 7 होगी। 3 से कम वाले भी कार्बोहाइड्रेट में शामिल नहीं होंगे, 7 कार्बन से ज्यादा वाले भी कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकराइड में शामिल नहीं होंगे। तो मोनोसैकराइड के सारे कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स 3 से लेकर 7 कार्बन तक इनकी रेंज है। 3 से कम वाले नहीं होते, 7 से ज्यादा वाले नहीं होते। अगला करैक्टर आप पीछे भी पढ़ चुके थे कि ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन हो सकते हैं। पिछले टॉपिक के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन क्या होते हैं। तो ये मोनोसैकराइड भी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट करैक्टर है कि ऑल द कार्बन हैज हाइड्रॉक्सल ग्रुप। ऑल द कार्बन हैव हाइड्रॉक्सल ग्रुप, तमाम तर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रॉक्सल ग्रुप मौजूद होगा। ये मैंने पीछे भी आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की तमाम कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सल ग्रुप मौजूद होता है सिवाय एक के, एक्सेप्ट वन। वो जो सिवाय वाला आ गया जिसके ऊपर हाइड्रॉक्सल ग्रुप मौजूद नहीं है, उसके ऊपर 2 चीजें हो सकती हैं कि रिमेनिंग कार्बन कैन हैव एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। जो बचने वाला कार्बन है उस पर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या उस पर कीटोन ग्रुप होगा। ये पीछे मैंने आपको यह भी बताया था कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है और कीटोन ग्रुप क्या होता है, लेकिन हम यहां पर भी जाकर देखते हैं। तो मैंने कहा कि ऑल द कार्बन हैव हाइड्रॉक्सल ग्रुप, तमाम कार्बन पर हाइड्रॉक्सल ग्रुप मौजूद है एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के। वो कौन सा है? वो वाला कार्बन जो एल्डिहाइड ग्रुप रखता होगा या कीटोन ग्रुप रखता होगा, उस कार्बन के ऊपर आपने हाइड्रॉक्सल ग्रुप कभी नहीं लगाना। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे। ये जो बात अभी हमने पढ़ी है कि एक्सेप्ट वन, बाकी तमाम कार्बन के ऊपर हाइड्रॉक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद हम डिहाइड्रॉक्सी एसीटोन का फार्मूला ड्रा करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें ग्लाइसरल्डिहाइड को,
आप सब लोग जानते हो ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है, या अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं उसको ड्रा कर देता हूं कि ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन वाला अल्कोहल है। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। इस ग्लिसरॉल के साथ यहां हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन होती है, यहां पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। इसी तरह यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रॉक्सिल, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रॉक्सिल, और फिर ऊपर वाली वैलेंसी भी हाइड्रोजन के साथ पूरी की जाती है। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ग्लिसरॉल, या ट्राइग्लिसराइड भी हम इसको कहते हैं। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया जाए, क्योंकि ये 2 लफ्ज का मजमुआ है, ग्लिसर एल्डिहाइड, अगर इस ग्लिसरॉल के अंदर हम एल्डिहाइड ग्रुप को ऐड कर दें तो अब ये शुगर बन जाएगा, और इस शुगर को हम कहेंगे ग्लिसर एल्डिहाइड। जैसा कि ये कार्बन और ये कार्बन, इनके साथ यहां पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, यहां हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रॉक्सिल, यहां पर हाइड्रोजन। लेकिन जो ये वाला कार्बन है, यहां पर मैंने लगाना है एल्डिहाइड ग्रुप, और आपको मैंने पहले बताया था कि एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला आता है RCHO। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है RCHO। तो जैसे ही आप इस ग्लिसरॉल के साथ एल्डिहाइड ग्रुप का इजाफा कर दोगे, यानी कि RCHO लगा दोगे, तो ये फौरन से तब्दील हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। अब आप लोग देख सकते हो कि नीचे वाला जो ये हिस्सा है ये है R ग्रुप, और ये CHO ये वाला हिस्सा है। तो आप लोग कह सकते हो कि इसमें RCHO दोनों मौजूद हैं। तो ये पूरे का पूरा जो मॉलिक्यूल बना है ये कार्बोहाइड्रेट का है। तो उसी तरह कि ये CHO ग्रुप और ये R ग्रुप, तो इनका हमने कॉम्बिनेशन आपस में कर दिया, तो ये कार्बोहाइड्रेट बन गया। अगर आपकी बुक पे जो चीज़ लिखी गई है, यानी कि इसका कंडेंस फार्मूला, अगर आप इसका कंडेंस फार्मूला लिखना चाहें तो फिर भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं वो भी आपको बताता हूं। इसको देख लो, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, आप इसको वैसे का वैसे लिख दोगे CHO। जो नीचे वाला है कार्बन, इस कार्बन के साथ देखो एक हाइड्रॉक्सिल है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रॉक्सिल है। तो यहां पर CHOH कि कार्बन के साथ एक हाइड्रॉक्सिल एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रॉक्सिल है, तो मैंने लिखा CH2OH। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है कंडेंस फार्मूले के साथ, या ये वाला जो मॉलिक्यूल बना है, इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो आपने देखा वही बात अप्लाई हो रही है कि तमाम कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है सिवाय एक के। वो कौन सी है? एक ये वाली। इस कार्बन के साथ भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं है, इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप है। उसने भी कहा था उस कार्बन के साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा या फिर उसके साथ कीटोन ग्रुप मौजूद होगा। अब नीचे देखते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर डिहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करो तो एसीटोन जो है ये एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल है। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां पर हमने उससे बनाना है कीटोन शुगर बनानी है। ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। इस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को अगर गौर से देखो तो यहां पर 3 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। अब ये वाला जो आपके पास मॉलिक्यूल बना एसीटोन है। अब एसीटोन के अंदर हमें तब्दीलियां कौन सी करनी है? अगर आप ये देखो ये CH3 है, ये भी CH3 है।
और आप लोग पहले जानते हो कि हाइड्रोकार्बन का जो पहला मेंबर है अल्केन का, उसको हम कहते हैं इथेन। इथेन में मौजूद होते हैं 4 हाइड्रोजन। अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ये तब्दील हो जाता है CH3 में। अब हम इसको R ग्रुप या अल्काइल रेडिकल कहते हैं। आप लोग यहां पर इजीली देख सकते हो कि ये भी CH3 है और ये कार्बन भी CH3 के साथ है। तो इसका मतलब यहां पर भी R ग्रुप है और नीचे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बोनिल ग्रुप, और यहां पर भी R ग्रुप मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये कीटोनिक ग्रुप देगा। एसीटोन है। एसीटोन में हमने तब्दीली क्या करनी है? तब्दीली ये करनी है, यहां पर पढ़ो, हर कार्बन के साथ हमने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगाना है सिवाय एक के जिसके साथ कीटो या एल्डो ग्रुप हो। तो हमें पता चल गया कि इसके साथ हमने कीटो ग्रुप लगाना है, यहां इनके साथ हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगा देते हैं। तो आप वैसे का वैसे लिख दो कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इसके साथ यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, बस यहां पर आपने हाइड्रॉक्सिल लगाना है। यहां वैसे ही कार्बोनिल ग्रुप, यहां पर हाइड्रॉक्सिल, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन लग गया। अब आप इसको गौर से देखो तो ये R ग्रुप है, और इसको गौर से देखो तो ये भी R ग्रुप है, और R ग्रुप के दरमियान में मौजूद है कार्बन कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारे पास डीहाइड्रॉक्सी एसीटोन जो है ये कीटोनिक शुगर है। अब आप लोगों को यहां पर एक और बात बताता हूं कि ऐसी शुगर जिनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ हो उनको हम एल्डो शुगर कहते हैं, एल्डो शुगर। और ऐसी शुगर जिनके साथ कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ हो उनको हम कीटो शुगर कहते हैं। तो ये आपके पास कीटो शुगर है और ये आपके पास एल्डो शुगर है। अब उसके बाद हमने मोनोसैकेराइड की टाइप्स के बारे में देखना है। ये हमने पढ़ लिया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड और डीहाइड्रॉक्सी एसीटोन जो हैं ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं। एक एल्डिहाइड शुगर है या एल्डो शुगर है और दूसरी कीटो शुगर है। अब हमने देखना है टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड या क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनोसैकेराइड। क्लासिफिकेशन क्या है इसकी कि मोनोसैकेराइड के कितनी क्लासेस हैं। मोनोसैकेराइड को हम नंबर ऑफ कार्बन एटम की बुनियाद पर डिवाइड करते हैं कि उनमें कार्बन एटम की तादाद कितनी है। तो कार्बन एटम की तादाद की बुनियाद पर हम इनको कितनी अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये 3 से लेकर 7 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन आपने ये बात तो याद कर ली कि ये 3 से लेकर 7 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। हम इन्हीं कार्बन की बुनियाद पर इनको तकसीम करते हैं, इन्हीं कार्बन की तादाद पर हम इनको तकसीम करते हैं, और कार्बन 3 से 7 होते हैं। लेकिन अगर हमने इनका फार्मूला निकालना हो तो हम इनका जनरल फार्मूला ये लिखेंगे, तब हमें इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले भी मालूम हो सकते हैं। कैसे? मैं कहता हूं सबसे जो पहली क्लास है मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन में या टाइप्स में, पहली टाइप को हम कहते हैं ट्राइओसिस। ट्राइओसिस के अंदर n की तादाद होती है 3, यानी कि होल नंबर की तादाद होती है 3। तो अगर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए C को 3 के साथ, फिर H2 को 3 के साथ ज़रब दे दें, फिर O को 3 के साथ ज़रब दे दें, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा C3H6O3 का बनेगा। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ट्राइओज शुगर। अगर यहां पर मैं कहता हूं कि n की तादाद 4 है, टेट्रा का मतलब होता है 4, अगर इनकी तादाद 4 हो तो फिर क्या होता है, वही बात कि C के साथ 4 को ज़रब दे दो, फिर H2O के साथ भी 4 को ज़रब दे दो, तो 4 दूने 8 हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन हो गई आपकी 8 और ऑक्सीजन हो गई 4। आप इसी तरह अगर पेंटोसिस का निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट में निकाल देता हूं कि C5H10O5। वही आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, किसी का भी आप स्ट्रक्चरल फार्मूला मालूम कर सकते हो। अगर आपने हेक्सोसिस का फार्मूला मालूम करना है तो आप लिखोगे C6
H12O6। आप जानते हो ग्लूकोज या फ्रक्टोज को, ग्लूकोज भी C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज भी C6H12O6 होता है। फर्क ये है कि ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज कीटोन शुगर